आज हम सब सेकंड सेशन अटेंड करेंगे इस सीरीज का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। जैसा कि भाई जी ने कल के सेशन में बहुत ही सुंदर तरीके से स्किल बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में डिफरेंस बताया, और भाई जी ने लास्ट में हमें एक ईश्वरीय वरदान पर थैंकफुलनेस पर प्रैक्टिस करने के लिए कहा। उम्मीद है सबने इस पर प्रैक्टिस जरूर की होगी। बाकी आज का सेशन भाई जी आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू भाई जी। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति एवरीवन। सभी को आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कल का जो सेशन रहा, उस सेशन में जो भी डिस्कशन हुई उससे संबंधित कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। दूसरी बात है, जो गॉडली गिफ्ट आपको मिली थी उसको आपने प्रैक्टिस किया, एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द फीलिंग, उसको भी थोड़ा अगर शेयर करें तो अच्छा रहेगा, सो दैट एवरीबॉडी कैन, बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि आप जब ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस या कृतज्ञता के भाव को एग्जिबिट किया विद द पीपल with whom you interacted during the last 24 hours, more than 24 hours, तो कैसा रहा है वो अनुभूति, कैसी रही, आपको कैसा लगा, कोई शेयर करना चाहे। वरदान की बातें चर्चा में लाए कि थैंकफुलनेस को हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी तरह से आज भी हम एक वरदान आपको प्रपोज करेंगे और उसको नेक्स्ट मंथ की जो सेशन होगी यानी थर्ड सत्र होगा, तो तब तक हम ये दोनों वरदानों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाएंगे। ठीक है ना? अभी आवाज पहुंच रही है ना? अभी पहुंच रही है। यस भाई। अच्छा, ठीक। थैंक यू। तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मुझे दे दिया गया नीचे। दीदी थोड़ा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मुझे दे दीजिएगा, डिजेबल्ड है। हाँ जी। तो कल की तरह आज भी हम लोग इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, बीच में आप कभी भी मुझे रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं और डिस्कशन में भी भाग ले सकते हैं। तो आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल नाउ। इज इट यस और नो? यस। ओके, यस, फाइन। तो कल का सत्र हमारा था, आज सेकंड सत्र है 17 तारीख, और अगला जो प्लानिंग है जैसे हमने कल भी दिखाया था वो ऐसे रहेगा। अप्रैल 14 को है और मई 18 को है। तब तक हमारी इंटरनल प्रोसेसिंग, इंटरनल एक्टिविटी चलती रहेगी, मनन चिंतन चलता रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्लेन थ्योरी नहीं है। दिस इज नॉट ए टॉट कोर्स। हम इसको पढ़ाने वाले या आप इसको सुन के समझ जाएंगे, ऐसी बात ये नहीं है। दिस इज समथिंग जस्ट लाइक मेडिटेशन। जैसे हम लोग मेडिटेशन में भी मनन चिंतन करते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी हमें मनन चिंतन करना पड़ता है। देन ओनली हम इसकी जो रियल एसेंस है उसको प्राप्त कर पाते हैं। ये एहसास हमें होती है, विजुअलाइजेशन होती है। सो एग्जैक्टली सिमिलर टू मेडिटेशन। चलते फिरते खाते पीते जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जस्ट हमें फोकस में रखना है कि हम एक कॉन्शियस एंटिटी है, और ये शरीर रूपी साधन को हम यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ utilization, protection, the body is to be protected, nurtured and utilized properly. ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारी मीन्स मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ। यस, मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, थैंक यू संतोष भाई। तो मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ जो कि इस शरीर को संचालित कर रहा हूँ, संचालन कर रहा हूँ, और शरीर का पोषण का भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, शरीर का प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, और उसके साथ में शरीर को सही इस्तेमाल यानी सदुपयोग करने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो इस तरह से ये शरीर को मैं चला रहा हूँ। तो एक छोटा सा रिमाइंडर है, कल आप लोगों को भी कहा गया था कि जो क्वेश्चनर है वारविक एडिनबर्ग मेंटल वेलबींग स्केल, बहुत प्रतिभागियों ने इसको सबमिट कर ही दिया है। जिन्होंने नहीं किया है तो उसको कर दीजिएगा, आज भी आप कर सकते हैं, लिंक एक्टिव है। और कल की वरदान हमने दिया था थैंकफुलनेस, और आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर लिया। आज क्लोजिंग के समय और एक वरदान मिलेगा, और ये दोनों वरदानों को हम अगले महीने के सेशन का प्रैक्टिस करेंगे।
अब एक नया सेशन हम शुरू करते हैं, नई टॉपिक, नया डिस्कशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। नया नहीं है, लेकिन जब हम इसके ऊपर अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं, तो इट अपीयर्स टू बी समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबकि हम रोज इसी के साथ इंटरफेस करते हैं। ये जो पूरे कायनात है, जिस दुनिया में हम निवास करते हैं, हमारी धरती आप कह सकते हैं, ये पूरे परिवेश आप कह सकते हैं, इट इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। यूनिट्स मतलब इकाई, भिन्न भिन्न तत्वों का ये एक समाहार है। क्या क्या तत्व है, क्या क्या वास्तविकताएं है, इसमें हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। इसमें मिट्टी है, हवा है, पानी है, पेड़ पौधे वनस्पति है, ओशियन यानी सागर है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, माउंटेन्स है, चिड़िया है, पशु है, और ह्यूमन बींग भी है, नदियां भी है, सूरज चांद सितारे भी हैं। इस तरह से इतनी खूबसूरत ये धरती है, ये दुनिया है, जिसके अंदर में हम निवास सिर्फ नहीं करते हैं, रादर हम निवास करने के साथ साथ ये सारे तत्वों के साथ एक बहुत सुंदर रिश्ते के साथ जीवन जीते हैं। जैसे हमारे शरीर भी अणु परमाणु के द्वारा बनी हुई है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ में बनी हुई है, उसी तरह से पूरी धरती पर जितने भी पदार्थ है, वस्तु है, पेड़ पौधों की जो शरीर है, प्राण कोशाएं हैं, ये सारी वस्तुओं के अंदर में भी कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम कह सकते हैं, छोटे से छोटे परमाणु या कण आप कह सकते हैं। और ये जो पानी, हवा, धूप वगैरह है, चांद सितारे हैं, पेड़ पौधे वनस्पति है, जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ी है, ये सभी के साथ हमारी किसी ना किसी रूप में, किसी न किसी समय पर इंटरेक्शन यानी इंटरफेस होता ही है। एंड वी आर डिपेंडेंट अपॉन दीज कंपोनेंट्स, दीज एंटिटीज। और ये सारी वास्तविकताएं हैं, ये कोई काल्पनिक चीजें है नहीं। तो जो चीजें हमने यहाँ पर आपको दिखाया या बताया, वही चीजों को हम छवि के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या क्या हमने दिखाया? सूरज चांद है, सितारे हैं, गैलेक्सीज है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, पेड़ पौधे हैं, सड़कें हैं, बड़े बड़े मकान, भवन है, और लोग भी है, मानव भी है, फार्म्स है, ओशियंस है, बर्ड्स एनिमल्स है, सैंड है, रॉक्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, जीव सत्ताएं भी है, जिसको हम लोग छोटे मोटे इंसेक्ट्स कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, उनकी भी जान है, वाटर, एयर, अर्थ एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ व्याप्त है, और हम इसके अंदर में एक इकाई के रूप में जीवन जीते। ऑल दीज आर द एंटिटीज। एंटिटीज मतलब एक सत्ता, एक वास्तविकता, एक रियलिटी, या तो एक इकाई भी आप कह सकते हैं। ऑल दीज आर यूनिट्स। लेकिन सारे यूनिट्स की स्वभाव या संस्कार एक ही जैसा नहीं है। सारे यूनिट्स एक ही जैसे आचरण नहीं दिखाते हैं। सबके आचरण भिन्न भिन्न है, लेकिन निश्चित है। निश्चित इन द सेंस, आप अगर ऑक्सीजन का एक एटम को देखेंगे, तो हमेशा ऑक्सीजन का एटम का जो बिहेवियर है, वही बिहेवियर ही वो एग्जिबिट करेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लें तो आप समझ सकते हैं, लोहे का आचरण हमेशा लोहे की ही तरह रहेगा। यानी लोहे का एक टुकड़ा को, एक कांटे को, या तो कोई आयरन ऑब्जेक्ट को, एक सेफ्टी पिन को आप अगर बाहर में रख देते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। यानी ऑक्सीजन और वाटर कंटेंट की स्पर्श में आते ही उसमें रोस्टिंग होती है, यानी जंग लग जाती है। और यही उसका निश्चित आचरण है, यही उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ जितने भी आइटम आपने देखा है स्क्रीन पर, आपको जो भी दिखाई पड़ रही है, चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो, ये तो हमारी परिभाषा है कि कोई इकाई जीवित है या मृत है। मृत जो है उसको हम जड़ इकाई कहते हैं, और जिसके अंदर में जीवन है, चैतन्य शक्ति है, हम उसको कॉन्शियस एंटिटी कह सकते हैं, कॉन्शियस यूनिट कह सकते हैं। तो दोनों में किसी ना किसी तरह से इंटरफेस यानी इंटरेक्शन होती रहती है, एंड ऑल दीज यूनिट्स आर वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। परस्परता के साथ में वो जीवन निर्वाह करते हैं, चाहे आप उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे, फिर भी प्रकृति के नियम के अनुसार ये सारे तत्व आपस में मधुर संबंधों के साथ और निश्चित आचरण के साथ रोज, रोज क्या कहें उसको, निरंतर हम कह सकते हैं, हर पल हर घड़ी निश्चितता को, निश्चित आचरण को कायम रखते हैं। तो ब्रॉडली हम देखें तो हमारे चारों तरफ में ये जितने सारे इकाइयां हमने देखा, ये सारे इकाइयों को हम एक तरफ रख दिया यूनिट्स के हेडिंग में। और ये सारे यूनिट्स कहाँ रहते हैं? जहां रहते हैं उस शून्य स्थान को हम कहते हैं स्पेस। स्पेस यानी जो चारों तरफ व्याप्त है, उसको हम शून्य कहते हैं। इसको कुछ लोग शून्य भी कहते हैं, कुछ लोग महाकाश भी कहते हैं, कुछ लोग महाशून्य भी कहते हैं। तो समझने के लिए सरल शब्दों में हम इतना कहें
स्पेस का मतलब वो शून्य स्थान है जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती, पारगामी है, पारदर्शी है, यानी ट्रांसपेरेंट है, जिसको हम आमतौर पे परिवेश या वायु कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, परिवेश कहते हैं। हमारी चारों तरफ की जो स्थिति है, जहां पर शून्य चीज, शून्य या हवा भरा हुआ है, व्याप्त है, उसी को हम सरल शब्दों में, आगे चल के इसकी और क्लैरिटी आएगी, सरल शब्दों में हम कहें कि ये स्पेस है यानी शून्य है। इसको व्यापक भी कह सकते हैं। तो अभी तक हमने इतना बताया कि ये शून्य के अंदर में कुछ यूनिट्स निरंतर कार्यरत है, ये प्रकृति के नियम के अधीन में काम करते हैं। यूनिट्स आर ऑलवेज इन स्पेस, और ये स्टैटिक भी हो सकते हैं, डायनेमिक भी हो सकते हैं। हालांकि सारे यूनिट्स के अंदर में कुछ ना कुछ डायनेमिक एक्टिविटी निरंतर हो रही है। जिन्होंने साइंस पढ़ा है उनको पता होगा। कोई भी जड़ वस्तु हम देखें, कितना भी छोटी सी पार्टिकल क्यों ना हो, उसके अंदर में आटम्स के अंदर में जो कन्फिगुरेशन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सारे हमेशा गतिशील रहते हैं, इसलिए इसको डायनामिक कंडीशन भी हम कह सकते हैं। और ये जितने सारे यूनिट्स हमारे चारों तरफ में हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हमारी नजरिया में वो छोटे बड़े के रूप में आते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिग और स्मॉल। प्रकृति के लिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक। प्रकृति के नियम यही है कि जो भी इस शून्य या व्यापक के अंदर में जड़ तत्व या चैतन्य तत्व के रूप में उपलब्ध है, वो सारे प्रकृति के नियमों के द्वारा संचालित है, यानी गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। द यूनिट्स कैनॉट बी टेकन आउट ऑफ स्पेस। स्पेस इतना व्यापक है, ऑल परवेडिंग है, चारों तरफ व्याप्त है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है। इट इज नॉन एंडिंग। इसको हम एक भी नहीं कह सकते हैं और एक से अधिक भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्पेस एक ऐसी महिमा है, ऐसी गरिमा है, ऐसी एक विशेषता है हमारे चारों तरफ, जिसको हम डिफाइन करने जाएं तो इसका कोई बाउंड्री हमें नहीं मिलेगा। बाउंड्री न होने के कारण इट कैनॉट बी काउंटेड, इट्स नॉट काउंटेबल। जिसकी बाउंड्री होती है हम उसको एक दो तीन चार ऐसे काउंट कर सकते हैं। जिसकी बाउंड्री नहीं है, यानी असीम है, हम उसको एक भी कह नहीं सकते और एक से अधिक भी कह नहीं सकते, बिकॉज इट हैज नो एंड। यूनिट्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम स्पेस। शून्य के अंदर में जो भी तत्व है, जड़ तत्व या चैतन्य तत्व, ये सबको हम स्पेस के अंदर तो देखते ही हैं, उनसे हमारी इंटरफेस होती है, लेकिन स्पेस से बाहर हम उसको ले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। शून्य के अंदर में वो डूबे हुए हैं, सराउंडेड बाय स्पेस, वो घिरे हुए हैं, और स्पेस भी उनके अंदर में है, सारे यूनिट्स के अंदर में है। इसका मतलब क्या हुआ? एक छवि में आप देख सकते हैं, बाएं तरफ की जो छवि है वो एक ग्लास का जार है जिसके अंदर में पानी है, और ऊपर से कटन का बल, रुई का बल हम उसमें डाल रहे हैं तो क्या होगा? तो रुई के बल, कटन बल पानी के अंदर में चला जाते ही चारों तरफ पानी उसको घेर ही लिया, और उस कटन बल को भींग भी लिया, और उस कटन बल को हम कह सकते हैं कि इट इज सराउंडेड बाई वाटर, इट इज डीप इन द वाटर, एंड वाटर इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग विद इन द बल्ब, जिसको हम कहते हैं डूबी हुई है, भींगी हुई है और घिरी हुई है। दाहिने तरफ आप देख सकते हैं गुलाब जामुन है जो चाशनी के अंदर में डूबी हुई है, चाशनी उसके चारों तरफ में घिरी हुई है, और चाशनी से वो भींगी हुई है। तो ये तीनों विशेषताओं को जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, डूबी, भींगी, घिरी, उसी तरह से हमारी चारों तरफ में जो शून्य है, व्यापक है, उसमें भी सारे यूनिट्स, यानी कॉन्शियस यूनिट्स एंड मटेरियल यूनिट्स, जड़ तत्व और चैतन्य तत्व, वो भी इसी प्रकार से डूबे हुए हैं, भीगे हुए हैं और घिरे हुए हैं। यहाँ तक बात पहुंच रही है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है क्या? चैट बॉक्स में थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। अगर समझ में आ रही है तो यस करें, वाई। अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं रिपीट करूंगा। अच्छा, समझ में आ रही है? यस यस यस, ओके फाइन। सैला मैम भी ज्वाइन किए हैं, माला दीदी यस, हाँ रविंदर, रविंदर भैया यस लिख रहे हैं, ओके ओके, सभी लिख रहे हैं, उमा जी भी लिख रहे हैं यस, ओके फाइन, थैंक यू। तो इसी तरह से स्पेस के अंदर में सारी यूनिट्स डूबे हुए हैं, घिरे हुए हैं और भीगे हुए हैं।
ये अनदर एग्जाम्पल है, जैसे जिलेबी को हम चाशनी में डालते हैं तो उसी तरह से स्पेस के अंदर में सारे यूनिट्स डूबे भीगे घिरे हुए। अब आगे की बात देखते हैं, ये और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि यूनिट्स और स्पेस कंपेयर करें तो आपको मिलेगा कि यूनिट्स की एक साइज होती है, आकृति होती है, और वो लिमिटेड होती है। उसकी एक सीमा होती है, बाउंड्री होती है। जैसे आपका स्मार्टफोन आप देखें, आपका साठ है, आपकी अंगली है, आपके डायरी है, आपके घर के कोई फर्नीचर है, आपके कोई व्हीकल है, आप जो भोजन करते हैं, कोई फ्रूट है, एनीथिंग यू टेक, आपकी नजर में आने वाले कोई भी वस्तु आप लीजिए, कोई भी इकाई आप लीजिए, चाहे वो जड़ हो चैतन्य हो, इसकी सॉरी जो जड़ तत्व है, जड़ इकाई है, उसकी एक लिमिटेड साइज होती है, लेकिन स्पेस की कोई साइज नहीं होती है, इट इज अनलिमिटेड। मैं जो दोनों की कंपैरिजन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, यूनिट्स की बाउंड्री होती है, स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं। हम उसका बाउंड्री बचपन से कभी देखा ही नहीं, ना साइंटिस्ट वालों ने अभी आज तक उसको डिस्कवर कर पाया। इसीलिए स्पेस इज हैविंग नो बाउंड्री। यूनिट्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्पेस इज नॉन काउंटेबल, इसको गिनती नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी है। यूनिट्स आर द एक्टिविटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कोई भी यूनिट आप देखें, मेटेरियल यूनिट यानी जड़ तत्व, तो उसके अंदर में हमेशा कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है। कौन सी क्रिया? एज पर द एटॉमिक कन्फिगुरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर में हर पार्टिकल की गति होती रहती है। देयर इज ऑलवेज ए मूवमेंट। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, साइंस जो पढ़े हैं उनको पता होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑल द मेटेरियल यूनिट्स आर ऑलवेज एक्टिव। लेकिन स्पेस के अंदर में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए हम स्पेस को कहते हैं ये क्रिया शून्य है। लेकिन मजे की बात यह है, क्योंकि स्पेस से पूर्ण है, पूर्ण हम इसीलिए कहते हैं, जो एक एक शब्द हम कह रहे हैं थोड़ा गौर से आप लोग सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। द स्पेस इज कंप्लीट इन नेचर। ये फुलफिल्ड है, परिपूर्णता के साथ एग्जिस्ट करती है। इसकी वास्तविकता यह है कि ये हमेशा संपूर्ण रहता है। संपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम इसमें कोई और चीज जोड़ नहीं सकते, और इससे कोई चीज हम घटा भी नहीं सकते। यू कैनॉट ऐड एनीथिंग टू इट एंड यू कैनॉट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम इट। तो इसीलिए इसको कंप्लीट मानी जाती है। और ये स्पेस से क्रिया शून्य होने पर भी इसके अंदर होते ही, क्योंकि ये पूर्ण है, इसके अंदर जो भी यूनिट्स है, मटेरियल यूनिट्स या कॉन्शियस यूनिट, ये हमेशा क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि ये पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते। दे आर ऑलवेज इंस्पायर्ड, चाहे मटेरियल यूनिट्स भी क्यों ना हो, बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस विद इन द स्पेस, ये हमेशा कंप्लीटनेस को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन द स्पेस वन। स्पेस खुद ही क्रिया शून्य है, लेकिन इसके अंदर में होने वाले सारे तत्वों को क्रियाशील रखने में पर्याप्त रहता है, सक्षम रहता है। यही इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, महिमा है, गरिमा है, और स्पेशल फीचर है, यूनिकनेस। ऑल द यूनिट्स आर एनर्जाइज्ड इन स्पेस, और इसीलिए हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एनर्जी, यानी एब्सोल्यूट एनर्जी या मूल ऊर्जा कहते हैं। आज हम जितने भी वेराइटीज ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, मे बी सोलर एनर्जी, इट मे बी थर्मल एनर्जी, इट मे बी विंड एनर्जी, इट मे बी हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी, इट मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत शक्ति जिसको कहते हैं, तरह तरह की शक्तियां हमें उपलब्ध है। साइंस और टेक्नोलॉजी की ये कमाल कह सकते हैं। लेकिन ये सारे एनर्जी या ऊर्जा के जो स्रोत है, दैट इज द इक्विलिब्रियम एनर्जी, जिसको हम कहते हैं मूल ऊर्जा, जो कि कुछ नहीं है, ये चारों तरफ की जो स्पेस है, that space itself is the source of all sources of energy। इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम एनर्जी भी कहते हैं, साम्य ऊर्जा भी कहते हैं। तो इनडायरेक्टली आप देखें तो ये प्रकृति के अंदर में जितने सारे यूनिट्स है, दे आर एग्जिस्टिंग ऑल टुगेदर विथ कोऑपरेशन, विथ हार्मोनी, विथ डेफिनेट कंडक्ट, एंड दैट इज आल्सो इन ए कंटिन्यूअस मूवमेंट, कंटिन्यूअस मैनर। निरंतर उनके अंदर में हलचल हो ही रही है, और वो हलचल कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो निश्चित आचरण है, डेफिनेट कंडक्ट है, आज डिफाइंड बाय द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों से वो संचालित हो रहे हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो यूनिट्स आर एनर्जाइज्ड इन स्पेस एंड दे आर आल्सो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस।
हमारी मानव जाति के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, शक्तियों की आवश्यकता होती है, हमें कोई नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, कोई बॉस अपनी सबॉर्डिनेट को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। परिवार में बड़ों के द्वारा छोटे नियंत्रित होते हैं, लेकिन प्रकृति में जो जड़ तत्व है उसको कोई इस तरह की नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिकॉज दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। वो लोग खुद ही स्वयं संचालित है, अपने अंदर तो ऊर्जा है ही है, और उस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए वो लोग हमेशा क्रियाशील रहते हैं। और वो क्रिया आज डिफाइंड बाय द नेचुरल लॉ, वो डिस्टर्ब्ड क्रिया नहीं है, हमेशा डेफिनेट क्रियाएं होती रहती है। They recognize their relationship and fulfill it with every other unit in space। उदाहरण के लिए जैसे विज्ञान में हमने पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा कि H2O, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके H2O यानी जल की एक मॉलिक्यूल बनते हैं, वाटर पार्टिकल बनते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप स्पेस में दो हाइड्रोजन के एटम रखते हैं और एक ऑक्सीजन के एटम रखते हैं, एंड दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर एट ए प्री डिफाइंड स्पेस, जो कि प्रकृति के नियम आधारित है, तो इमीडिएटली दे विल कैच ईच अदर, दे विल यूनाइट विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करके एक जल का मॉलिक्यूल ही बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ही बना लेंगे। दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपसी संबंध को हमेशा पहचानते ही हैं। हाइड्रोजन जानता है कि मेरे पास ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन भी महसूस करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि मेरे पास में हाइड्रोजन का एटम है। दे कम क्लोज टू ईच अदर, दे आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज ईच अदर, एंड दे एग्जिबिट देयर डेफिनेट कंडक्ट एज पर द लॉ। और उसके कारण H2O फॉर्मेशन होता है, यानी वाटर पार्टिकल फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह से ये तो जस्ट एक उदाहरण है। इसी तरह से चाहे आप प्लास्टिक लें, चाहे आप लकड़ी लें, चाहे आप मिट्टी लें, चाहे आप धातु लें, चाहे आप मनी लें, किसी भी तरह का मटेरियल आज पर द पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसमें जितने प्रकार के एलिमेंट्स की वर्णन है वो सारे एलिमेंट्स इसी तरह से निश्चित रूप से आचरण करते हैं आज डिफाइंड बाय नेचर। और क्या होती है प्रकृति के अंदर में, और क्या क्या चमत्कारी होती है, देखिए। हमारी जो बॉडी है, इट इज ऑल्सो, बॉडी की बात कर रहा हूँ, बॉडी को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति, उसको फॉर द टाइमिंग हम अलग से रखें। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द बॉडी। अब ये बॉडी जो है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी संरचना स्थूल चीजों से हुई है, भौतिक चीजों से हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोकेमिकल कंटेंट्स, भौतिक रासायनिक तत्वों से बनी हुई है। इसके अंदर में प्राण कोशिकाएं हैं, ब्लड है, मांसपेशियां हैं, मसल्स है, हड्डियां हैं, ये सारी चीजें जो है ये कुछ नहीं है, पदार्थ है ना। इसके भी छोटे छोटे कण को अगर आप देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। और ये शरीर भी स्वयं संचालित है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, और इसके अंदर में भी ये कार्रवाइयां निरंतर चलती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे पल्सेशन है, एस्क्रीशन यानी हमारी निष्कासन प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया, सांस की प्रक्रिया, और पाचन तंत्र की जो क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें स्वयं नियंत्रित है और अपने आप वो चलता ही रहता है। चाहे आप नींद में भी सो रहे हैं तो भी आपकी पेट में पड़ा हुआ भोजन पचता ही रहता है, आपकी सांस क्रिया चलती ही रहती है, आपकी नाखून और बाल की जो ग्रोथ है वो होता ही रहता है। तो ये निरंतर है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। और इनडायरेक्टली आप कहें तो बीइंग ए कॉन्शियस एंटिटी यानी चैतन्य सत्ता होने के कारण आप ये सारी चीजों को जानबूझकर पहले से स्वीकृति दे रखिए, क्योंकि आपके अंदर में हमेशा एक जीने की तमन्ना रहती है, द विल टू लिव, जीने की आशा। हर चैतन्य सत्ता के अंदर में निरंतर जीने की एक आशा रहती है, जिसके कारण ये सांस क्रिया हो या पाचन तंत्र की क्रियाएं हो या शरीर के जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो सारी चीजों को चाहे हम जाने अनजाने में पहले से अप्रूव करके रखे हैं, यानी स्वीकार करके रखा है। हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम नींद में सो जाते हैं, हमारी सांसें रुक गई तो क्या होगा, कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। दैट मीन्स हम ये जानते हैं कि हम गहरी नींद में सो तो जा रहे हैं, यानी शरीर निश्चल होकर पड़ा रहता है, बट एट द सेम टाइम शरीर के अंदर की सारी क्रियाएं निरंतर क्रियाशील रहते हैं। तो ये सारे हमारी बॉडी की संरचना की बात हो रही है। इसका मतलब बॉडी के अंदर में कुछ क्रियाएं हैं जो कि स्वयं संचालित है, और उसके साथ साथ बॉडी को हम कमांड देकर यानी कॉन्शियसली कुछ इंस्ट्रक्शन देकर, संवेदनाओं को पढ़कर कुछ निर्णय लेते हैं, जो कि हम शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय भी लेते हैं, तय करते हैं। तो ये दोनों कार्रवाइयां चलती रहती है। एक होता है शरीर का स्वयं संपन्न कार्रवाई, और दूसरा होता है
चेतना शक्ति के द्वारा ली गई निर्णय, तय किया गया डिसीजन, उसके आधार पर शरीर को संचालन करने की प्रक्रिया। एक होता है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बाय द बॉडी और दूसरा होता है आज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कॉन्शियस एंटिटी, जिसको हम लोग सोल या स्पिरिट या रूह कहते हैं, जिसको चैतन्य शक्ति या प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। योर बॉडी ऑल्सो इंटरेक्ट्स विथ अदर यूनिट्स। यहाँ और एक चमत्कार बात आप देख सकते हैं, मेरे शरीर के अंदर में कुछ कार्रवाइयां हैं जो स्व नियंत्रित है, ऑटो मोड में चल ही रही है। मैं अपनी कॉन्शियसनेस यानी चेतना के द्वारा कुछ ऐसे कमांड देकर उसको संचालित कर भी रहा हूं। सिर्फ उतना तक सीमित नहीं है, मेरा शरीर और कुछ एक्टिविटी यानी बाहर की तत्वों के साथ में भी इंटरफेस कर रहा है, जैसे भोजन बनाना। ये मेरा शरीर का इंटरफेस है विद डिफरेंट इक्विपमेंट्स और डिफरेंट गैजेट्स अप्लायंसेस अवेलेबल इन माय किचन। जैसे हल चलाना, कोई लोड को ढो के लेना, ये सारी कार्रवाइयां जब हम करते हैं, शरीर को साधन के रूप में हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शरीर का इंटरफेस इंटरैक्शन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल अप्लायंसेस के साथ में भी हो रही है। एक डॉक्टर जब सर्जरी कर रहा है तो उसके शरीर के जो अंगुलियां हैं और जो इंस्ट्रूमेंट वो पकड़ के ऑपरेशन करता है, ये सारी चीजें भी नियंत्रित होती है। कुछ शरीर के अंदर में स्वनियंत्रित है और कुछ सर्जरी से रिलेटेड कुछ डिसीजन कुछ प्रोसेस उसके कॉन्शियसनेस के द्वारा भी नियंत्रित है। हेलीकॉप्टर चलाने वाला जो पायलट है, उसके शरीर के अंदर में उस समय भी सांस क्रिया चलती है, पाचन की क्रिया चलती है, सांस क्रिया चलती है, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिव है। सेल का ग्रोथ, सेल की डिवीजन, सेल की फॉर्मेशन, सेल की रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी कार्रवाइयां तो चलती ही रहती है अंदर में। उसके साथ में वो कॉन्शियसली कमांड देता है कि मैं अपने हाथों को, मैं अपनी पैरों को, मैं अपनी अंगुलियों को इस हेलीकॉप्टर की किस पार्ट्स को किस तरह से ऑपरेट करूं ताकि ये सुरक्षित ढंग से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो आप अगर बहुत माइन्यूटली वॉच करेंगे तो ये बॉडी के अंदर में जो हरकतें निरंतर होती रहती है, और उन हरकतों को देखने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो कि उसमें भी अपनी डिसीजन को डाल रही हूँ। और मैं कॉन्शियसली कमांड देता हूँ, कॉन्शियसली तय करता हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इनडायरेक्टली आप कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो मेरी एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता सिर्फ अपने शरीर के अंदर में सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के साथ साथ हम एक्सटर्नली भी उसको अभिव्यक्त करते हैं, बाह्य रूप से भी उसको प्रकट करते हैं, और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स अपियंसेस गैजेट्स इवन ह्यूमन बींग्स के साथ, मेसिन्स के साथ हम भी इंटरेक्शन करते रहते हैं। कोई मशीन का ऑपरेशन करना, एक व्हीकल को ड्राइविंग करना, ये सारे भी हमारी बॉडी की इंटरेक्शन है विद अदर यूनिट्स। आप यहाँ देखें तो कोई व्हीकल है तो वो भी एक यूनिट है और शरीर भी हमारी एक यूनिट है, दोनों इंटरफेस कर रहे हैं। सर्जरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है उसका शरीर भी एक यूनिट है, मटेरियल यूनिट आप कह सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा है वो भी एक यूनिट है, मरीज को टच करके उसके बॉडी के अंदर में सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहा है, वो भी एक यूनिट है। और ये सारे जड़ यूनिट को संचालित करने वाले, मोबिलाइज करने वाला जो तत्व है, सत्ता है, वास्तविकता है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। ये कितनी चमत्कार विधि से ये बनाई गई है और ये सिस्टम भी कितनी इंटरेस्टिंग। इन दिस वे योर बॉडी इज ऑल्सो एक्टिव। एक तो इंटरनल एक्टिविटी चल रही है, दूसरा एक्सटर्नल एक्टिविटी भी चल रही है। हेलीकॉप्टर उड़ने भी लगा। अब देखिए हमारी चारों तरफ में जितनी सारी इकाइयों की बात हमने कहा, उसको ब्रॉडली हम चार कैटेगरी में भाग कर सकते हैं। एक हो गया पदार्थ अवस्था यानी फिजिकल ऑर्डर, जिसको जिसके अंतर्गत एयर, वाटर, सॉइल, मेटल इत्यादि आती है। पानी, धूप, हवा वगैरह, ये पंच तत्व से बना जो पृथ्वी है, ये सारी चीजें भी पदार्थ अवस्था के अंदर में आती है। दूसरी अवस्था है प्राण अवस्था, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे वनस्पति वगैरह आते हैं, जिसको हम बायो ऑर्डर या प्राण अवस्था कहते हैं। प्राण अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर में प्राण की संचरण होती है। दैट मीन्स उसके अंदर में स्पंदन की क्रिया होती है, पल्सेशन होती है, रेस्पिरेशन की क्रियाएं होती है। पेड़ पौधों को देखेंगे तो उसके अंदर में सेल्स होते हैं, प्राण कोशिकाएं होते हैं, जिसकी ग्रोथ भी होती है, विकास होती है। आप अपने घर के आंगन में गमला में एक पौधा लगा के रखे हैं, गुलाब का फूल है, और आपको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल।
और आप चाहते हैं कि वो उसी तरह से उतने में ही सीमित रहे, उसका ग्रोथ ना हो, उतना ही हरियाली पत्ते के साथ में और लाल गुलाब के साथ में वैसे ही वो कंस्टेंट रहे, ताकि एवरी डे आई कैन सी इट एंड आई कैन टेक द जॉय ऑफ दिस फ्लावर। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में एक निरंतर प्रक्रिया है ग्रोथ का, विकास का, क्योंकि उसके अंदर में स्पंदन की क्रिया है। तो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ प्राण अवस्था यानी बायो ऑर्डर, जो कि फिजिकल ऑर्डर में नहीं है। पदार्थ अवस्था के अंदर में इस तरह का विकास या सेल का ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं होती है, पल्सेशन नहीं होती है, रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं होती। तीसरी अवस्था है एनिमल ऑर्डर यानी जीव अवस्था, इसमें पशु पंछियां आते हैं। और चौथा अवस्था है मानव यानी हम ही लोग हैं, जिसको विज्ञान ने, मनोविज्ञानियों ने कहा कि ज्ञान अवस्था, क्योंकि यही एक अवस्था है जिसके अंदर में ज्ञान का प्रकटन हो सकता है। मनुष्य के अंदर में ही ये कल्पनाशीलता की पावर है, क्षमता है, विचार करने की शक्ति है, ताकत है, जिसके आधार पर वो ज्ञानी हो सकता है, ज्ञान महाज्ञानी हो सकता है, विज्ञानी भी हो सकता है। और वही ज्ञान अवस्था का प्रकटन करने के माध्यम या अभिव्यक्ति के कारण मानव अवस्था को ज्ञान अवस्था भी कहा गया है। ये प्राचीन काल से लेकर आज तक वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकारा है। ये चारों को छोड़ के अगर कोई पांचवी अवस्था हो दुनिया में, ये कायनात में, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें तो आज तक यही चार ही तत्व दिखाई दिया, चार से कम भी नहीं है और चार से अधिक भी नहीं है। और पूरी कायनात यही चार सत्ताओं को लेके बनी हुई है। यहाँ तक ठीक है? समझ में आया सभी को? कोई चैट बॉक्स में थोड़ा रेस्पॉन्ड करें, अगर सभी को यहाँ तक समझ में आया तो यस लिखें। चार अवस्था। जी। शैला मैम यस, संयुक्ता मैम यस, अश्विनी जी यस। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत इंटरेक्टिव मोड में है और इमीडिएटली रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आगे चलते हैं, ये डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यू विल फाइंड इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम लेते हैं यही दो ऑर्डर को, एक है पदार्थ अवस्था, दूसरा है प्राण अवस्था, फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर। आप इसमें अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए, पेड़ पौधों को मिट्टी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है फॉर देयर ग्रोथ एंड नरिशमेंट। पानी के बिना, मिट्टी के बिना पेड़ पौधे जी नहीं सकते, राइट? और पेड़ पौधों का भी एक सीमित जीवन होती है, मे बी 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट। बरगद है तो 50-60 साल जी सकता है, 100 साल भी जी सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, पेड़ पौधों की जब अंत होती है, पूर्णांग विकास हो गया, मेच्योर हो गए, बुढ़े हो गए, उनकी उम्र पूरा हो गया, फाइनली दे ड्राई आउट, सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। और वो पेड़ की जो शरीर है वो भी मिट्टी में घुल मिल जाता है, यानी इसको हम कहते हैं कि डीकम्पोज हो गया, फिर से वो मिट्टी में घुल मिल गया। अब आप लोग बताइए, मिट्टी से जो उसको पोषण मिल रहा था फॉर द ग्रोथ एंड नरिशमेंट, उसकी डेथ के बाद वो फिर से मिट्टी में वापस आया, तो मिट्टी को फिर से वो एनरिच किया या नुकसान किया? मिट्टी के लिए वो उर्वरक रहा या नुकसानकारी रहा? चैट बॉक्स में लिखें। पेड़ पौधे मरने के बाद जब मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, तो मिट्टी के लिए वो यूजफुल यानी बेनिफिशियल होते हैं या हार्मफुल होते हैं? यूजफुल, 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 ओके। तो इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी, हाँ, बेनिफिशियल, वी फॉर बेनिफिशियल, एनरिच्ड, ओके, बहुत बढ़िया। नेचर, नर्चर करते हैं, यूजफुल होते हैं। सरोज सरंगी जी लिख रहे हैं यूजफुल है। जी, पुष्पलता दीदी लिख रहे हैं एनरिच्ड है, थैंक यू। तो इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी के अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं जो पेड़ पौधों को एनरिच करती है, यानी पोषण देने में सक्षम है। और पेड़ पौधों की पूर्णता प्राप्त होने के बाद फिर से वो मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। और मिट्टी के लिए वो नुकसान करना तो दूर की बात है, सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उसको और उर्वरक बनाते हैं। So both are complementary to each other, both are cooperative to each other, both understand their role towards each other। एक दूसरे के प्रति पूरकता के भाव, परस्परता के भाव के साथ एक दूसरे को समृद्ध करते हैं, यानी मदद करते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इज द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल ऑर्डर एंड बायो। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, जितनी भी चीजें हैं, तत्व है,
वो हमारी बायो ऑर्डर को निरंतर नरिशमेंट देती है, और बायो ऑर्डर की जब समाप्ति होती है फिर से वो मिट्टी या प्रकृति के सत्ता में घुल मिलकर उसको फिर से समृद्ध करते हैं। सो बोथ आर कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीनों ऑर्डर को अभी कंपेयर करते हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और एनिमल ऑर्डर यानी जीव अवस्था। आप देख सकते हैं कि मिट्टी, पानी, धूप को लेकर पेड़ पौधे जीते हैं, उनकी विकास होती है, जंगल बनता है, और उस जंगल से पेड़ पौधों को खाकर, फल पत्तियों को खाकर एनिमल्स भी सरवाइव करते हैं। जानवर को भी चाहिए, पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, तृणभोजी पशु होते हैं, वो पेड़ पौधों को खा के जीवन जीते हैं। और धरती के ऊपर ये दोनों स्थित होते हैं, पेड़ पौधे भी धरती पर निवास करते हैं, जीव सत्ताएं भी धरती पर निवास करते हैं। अब जीवों के अंदर में दो चीजें हैं, एक तो उनका फिजिकल बॉडी है जो कि मांस, हड्डी, खून से बना हुआ, जिसको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ कह सकते हैं, यानी जड़ तत्वों से बना हुआ है। उसके साथ में उनके अंदर एक चेतना है। भले वो चेतना हमारी मानवीय चेतना के बराबर नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज बिट लो है, लेकिन फिर भी उनके अंदर में चेतना है, और वो लोग भी परख सकते हैं, कुछ संवेदनाओं को समझते हैं मनुष्य की तरह। पूरे मनुष्य की तरह नहीं, मनुष्य के कुछ आंशिक रूप से उनके अंदर में भी संवेदनाएं होती है, यानी सेंसिटिविटी होती है। अब आप देखें तो ये तीनों ऑर्डर, चाहे बायो ऑर्डर हो यानी प्राण अवस्था हो, चाहे जीव अवस्था हो, ये दोनों की जब मृत्यु होती है तो इनके शरीर फिर से मिट्टी में जाती है और मिट्टी को फिर से समृद्ध करती है, नुकसान नहीं करता। पशुओं का शरीर, पशुओं का हड्डी, पशुओं का चमड़ी, पशुओं का जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट मटेरियल्स है, वो सारे उनके डेथ होने के बाद मिट्टी को और उर्वरक यानी एनरिच करती है, उसको कभी नुकसान नहीं करती। तो इससे हमें पता चला कि अमंग दिस थ्री ऑर्डर्स, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये तीनों ही आपस में क्लोजली रिलेटेड है और एक दूसरे का पूरक बनते हैं, कंप्लीमेंटरिटी के साथ काम करते हैं, अपनी रोल अदा करते हैं, कोई किसी का किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ पर आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि हिरण को बाघ शिकार करके खाता है, ये इसको हम नुकसान बोल के नहीं गिनेंगे, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल एक्टिविटी। ये इसी विधि से बनाई गई है, उनके शरीर की संरचना ऐसी हुई है कि दे आर द एनिमल्स हु आर लिविंग अपॉन द अदर एनिमल्स। बाकी एनिमल्स को शिकार करके वो खाने के लिए यही विधि से उनकी शरीर की संरचना हुई है, दैट इज देयर नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल कंडक्ट। यहाँ पर कोई हिंसा की बात नहीं हो रही। जैसे कोई चिड़िया कोई कीड़ा को खा के जीवन जीती है, इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि चिड़िया ने कीड़ा के ऊपर में हमला किया। चिड़िया ने कीड़ा के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर अत्याचार किया, उसको नुकसान किया, उसके जान को अंत कर दिया, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम इतना समझते हैं कि ये प्रकृति के नियम के आधारित है, एंड दे आर सो क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर कि एक दूसरे को पूरकता के साथ में जीवन निर्वाह करने में मदद करते हैं। तो यहाँ आप छवि में देख सकते हैं कि among these three orders they are beautifully harmonized. There is a beautiful harmony among these three entities. अभी हम चौथा एंटिटी को इमर्ज करेंगे। ये तीनों एंटिटी में देख लिया हमने कि दे आर कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर एंड दे आर एनरिचिंग ईच अदर। कोई किसी को किसी भी समय पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं देता, यही नेचर की ब्यूटी है। अब आइए चौथा तत्व को हम इमर्ज करते हैं, मानव तत्व, ज्ञान अवस्था। आप बता सकते हैं पदार्थ के बिना मानव जी नहीं सकता, मिट्टी हमें चाहिए, धरती पर ही हम जीवन जी रहे हैं, पानी हमें चाहिए जीने के लिए, जितने भी मेटल्स है, धातु है, वो भी हमारी सर्वाइवल की एक एक इनएविटेबल नीड है, वाइटल नीड है। हमें प्राण अवस्था की भी जरूरत है, पेड़ पौधों की भी आवश्यकता है, हमें फल चाहिए, पत्तियां चाहिए, पेड़ों की जो बड़ी है, शरीर है, लकड़ियां हैं, वो भी हमें चाहिए। साथ साथ हमें जीव भी चाहिए, एनिमल्स चाहिए, काऊ चाहिए, कैमल चाहिए, एलिफेंट चाहिए। तो ये तीनों हमें चाहिए, ये हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, दिस इज ए नीड। ये हमारी सर्वाइवल यानी जीने का आधार है। लेकिन हमारी जो उनके प्रति जो कंप्लीमेंटरिटी यानी पूरकता की भाव होनी चाहिए, परस्परता की भाव होनी चाहिए। क्या हम ये जो तीनों एंटिटी है आपस में जिस तरह से हार्मोनियसली जीवन जीते हैं,
क्या मनुष्य भी ये तीनों के साथ वैसे ही बिहेव करता है या समथिंग डिफरेंट करता है? तो आपको, आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है। मनुष्य यानी ज्ञान अवस्था मानव बाकी तीनों अवस्था के साथ हारमोनियसली जीवन जीता है या उनके साथ में नॉन हारमोनियस जीवन जीता है? अब चैट बॉक्स में देखिए, जो आपको दिख रहा है आप खुद ही जांच परख करके बताएं। हारमोनियस है तो एच लिखें, नॉन हारमोनियस लिखें तो एन लिखें। यानी कॉम्प्लीमेंटरिटी के साथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, एनरिचमेंट के साथ अगर ये जीते हैं तो आप लिखें एच। एच का मतलब हारमोनियस, एन का मतलब नॉन हारमोनियस। यस, सभी लिख रहे हैं नॉन हारमोनियस। ऋषभ जी एच लिख रहे हैं, नहीं हारमोनियसली कहाँ जी रहे हैं, हम तो सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। धरती से हमें सब कुछ कंज्यूम करने के लिए धरती दे रखी है। हमें पानी चाहिए, हम पानी ले लेते हैं, लेकिन पानी का सत्यानाश भी कर देते हैं। गंगा, गंगा बचाओ अभियान, सेव सेव रिवर, सेव फॉरेस्ट, आज ये जो नारा हम लोग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हारमोनियसली हम जी रहे हैं तो कहाँ तक जी रहे हैं? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ आवर हार्मोनी, व्हाट इज द एक्सटेंट? अभी आप देख सकते हैं कि हमारी मानव के शरीर तो है, लेकिन अमानवीय आचरण के कारण हमारी प्रकृति आज प्रदूषित है, नदियां प्रदूषित है, फ्री शुद्ध ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं जिसकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। एंड देयर आर मेनी एनिमल्स व्हिच आर आल्सो गेटिंग एक्सटिंक्ट। उनकी भी एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति होती जा रही है। और आने वाले समय में अगर इसी विधि से मानव आगे बढ़ता रहा इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट, इन द नेम ऑफ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, तो आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि मानव प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगा। ये असंभव नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने फोरकास्ट करके बताया, भविष्यवाणी के रूप में बताया कि हम प्रकृति को जिस तरह से दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही सालों के अंदर में प्रकृति खुद ही नष्ट विनष्ट हो जाएगा, जो कि मनुष्य को जीने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ना पीने के लिए पानी बचेगा, ना हमारे पास में धरती बचेगी, और हमारे जो एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसका प्रयोग कर दिया गया तो विदिन मेनी, मे बी विदिन फ्यू आवर्स ये पूरा मानव जाति भी ध्वस्त विध्वस्त हो सकता है, और ये पूरे कायनात को हम पॉइजनस बना सकते हैं। ये हमारी नासमझी की परिणाम है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आज हमारी जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही है, 99.9% रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स आर बेस्ड अपॉन मटेरियल ऑर्डर, यानी पदार्थ अवस्था के ऊपर में ही हम ज्यादातर रिसर्च कर रहे हैं। चैतन्य शक्ति के ऊपर में आज तक रिसर्च, नजर में आने वाली कोई रिसर्च, रिमार्केबल रिसर्च कुछ भी नहीं हुआ। इसी के कारण हम भ्रमित होकर जीवन जी रहे हैं। रात दिन 24 घंटे निरंतर हम हाथ पैर हिला रहे हैं, सुख की तलाश करते हैं, लेकिन पूरी प्रकृति की जो नियम है उसको ना समझने के कारण हम प्रकृति को दोहन शोषण करते रहते हैं और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के आगे बढ़ते रहते हैं। और यह हमारी अज्ञानता का ही आउटकम है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम भ्रम के वश जीवन जीते हैं और भ्रमित होकर कार्य करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मानव यानी ह्यूमन ऑर्डर, जिसको हम बहुत हाई लेवल की पोजीशन दिया है, ज्ञान अवस्था बोल के कहा है, ये ज्ञान का प्रकटन निगेटिव विधि से हो रही है, नकारात्मक विधि से हो रही है, नष्टकारी प्रभाव के साथ हो रही है, जिसके कारण बाकी तीनों अवस्थाएं निगेटिवली अफेक्टेड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न दिया गया कि हम ये तीनों तत्वों से फायदाएं लेते तो हैं, नरिशमेंट लेते तो हैं, हमारी सर्वाइवल की नीड्स पूरी करते तो हैं, लेकिन रिटर्न में हम क्या देते हैं, वहां पर 3 क्वेश्चन मार्क दिया गया। ये आपके लिए सोचने विचारने वाली चीज है। क्वांटिटेटिवली अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल फेनोमेनन। सबसे नीचे लिखा गया है पदार्थ अवस्था, पीओ यानी फिजिकल ऑर्डर, उसके ऊपर में बायो ऑर्डर, उसके ऊपर में एनिमल ऑर्डर, और उसके ऊपर में ह्यूमन ऑर्डर यानी ज्ञान अवस्था। और इसकी क्वांटिटी यानी मात्रात्मक रूप से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मात्रा पूरे विश्व में आप देखें, जितनी तक आपकी नजर जा रही है और जितनी तक आपकी दिमाग जा रही है, सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है पदार्थ यानी मिट्टी, धरती, पूरे विश्व में जो भी हमारी जड़ तत्व है। उससे थोड़ा कम है हमारी बायो ऑर्डर यानी पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पति वगैरह। उससे और कम है
एनिमल ऑर्डर यानी पशु पंछियां, और सबसे कम है ह्यूमन ऑर्डर यानी मानव प्रजाति। भले हमारे नजर के सामने आज 800 करोड़ आबादी हम कह सकते हैं, पूरे विश्व की पॉपुलेशन है 800 करोड़, नियर अबाउट दैट, लेकिन धरती के गोद में 800 करोड़ तो क्या, हम कहते हैं 8000 करोड़ की आबादी हो जाए तो भी धरती उसको पाल पोस के उसको पर्याप्त रूप से पोषण देने में सक्षम है। इतनी पोटेंशियल इस धरती के अंदर, इस इतनी पोटेंशियल ये कायनात के अंदर में उपलब्ध है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सबसे छोटा ह्यूमन ऑर्डर यानी क्वांटिटेटिवली देखा जाए, मात्रात्मक रूप से जिनकी संख्या, जिनकी मात्रा सबसे कम है, ह्यूमन ऑर्डर मानव का, वही अपनी नासमझी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, वो एनिमल ऑर्डर को भी ध्वस्त कर रहा है, बायो ऑर्डर को भी ध्वस्त विध्वस्त कर रहा है, और फिजिकल ऑर्डर को भी ध्वस्त विध्वस्त कर रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में खुद का एग्जिस्टेंस भी प्रश्न में रह जाता है, प्रश्न में आ जाता है, whether we will be able to survive or not. Dependency of any order is on all previous orders. आप यहाँ देख सकते हैं, बायो ऑर्डर को जीने के लिए पदार्थ अवस्था यानी फिजिकल ऑर्डर की आवश्यकता है ही है। एनिमल ऑर्डर को जीने के लिए उसको बायो ऑर्डर भी चाहिए यानी पेड़ पौधे भी चाहिए, मिट्टी पानी भी चाहिए। और ऊपर चलेंगे तो ह्यूमन ऑर्डर को जीने के लिए ये तीनों की आवश्यकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बायो ऑर्डर यानी पेड़ पौधों के लिए मिट्टी पानी धूप हवा यानी फिजिकल ऑर्डर की आवश्यकता पर्याप्त है। और ऊपर जाएंगे, पशु की संसार देखेंगे, पशु पक्षियों की, तो पशु पक्षियों को जीने के लिए पेड़ पौधों की भी जरूरत है और मिट्टी पानी हवा की भी जरूरत है। और ऊपर चलेंगे तो मानव के सर्वाइवल के लिए एनिमल्स भी चाहिए, ट्रीज एंड प्लांट्स भी चाहिए, फॉरेस्ट भी चाहिए, और साथ साथ ये मिट्टी तत्व, जल तत्व वगैरह फिजिकल ऑर्डर भी चाहिए। मानव को चाहिए, बाकी तीनों की आवश्यकता है। और मानव ही बाकी ये तीनों की अदूरदर्शिता के कारण, ना समझी के कारण समय अनुसार इसको नष्ट भी नष्ट करते जा रहा है। अब ये एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में आप देखें तो यूनिट्स और स्पेस की हमने जो बातें की उसका और थोड़ा सा विविडली एनालिसिस करेंगे। कुछ होते हैं मटेरियल यूनिट्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एयर, वाटर, सॉइल, मेटल इत्यादि, और ये सारे स्पेस में डूबे भीगे घिरे हुए हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और इसके साथ में कुछ कॉन्शियस यूनिट्स भी होते हैं जो चेतना के रूप में हम समझते हैं, चेतना के नाम से हम समझते हैं। उसको हम लाइफ एनर्जी यानी सेल्फ भी कह सकते हैं, आप अपनी भाषा में उसको आत्मा कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं। तो पूरी दुनिया में देखें, पूरे विश्व में देखें, पूरी कायनात में देखें, पूरे अस्तित्व में देखें तो आपको ये तीन ही रियलिटीज मिलेगी, इसके अलावा चौथी रियलिटी कुछ होती नहीं है। ये तीन से कम में काम बनता नहीं है और तीन से अधिक कुछ होता नहीं है। जड़ तत्व और चैतन्य तत्व ये दोनों ही है, और ये दोनों ही ये शून्य के अंदर में समाहित है। स्पेस यानी व्यापक के अंदर में ये हमेशा डूबे भीगे घिरे स्थिति में ही एग्जिस्ट करते हैं। यूनिट्स के आकार सीमित है, ये क्रियाशील है, स्वनियंत्रित है, ऊर्जा संपन्न है, और परस्परता की पहचान और निर्वाह करते हैं। दे अंडरस्टैंड ईच अदर, दे रिकॉग्नाइज ईच अदर, एंड दे एग्जिबिट देयर डेफिनाइट कंडक्ट विथ ईच अदर। यह है इकाई और प्रकृति के विशेषताएं। और शून्य की विशेषताएं क्या होती है, यानी व्यापक की विशेषता, जो स्पेस की बात हमने कहा, यह असीमित आकार है और ये स्वयं क्रिया शून्य है, लेकिन इसके अंदर में जो भी यूनिट्स हैं उनको वो क्रियाशील बनाए रखने में पर्याप्त होता है, क्योंकि वो खुद ही संपूर्ण है और ये नियंत्रण करने वाला तत्व है। यूनिट्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, और ये स्पेस है जिसके अंदर में खुद की क्रिया नहीं होती है, लेकिन सारे तत्वों को क्रियाशील बनाए रखने में पर्याप्त होता है। इसलिए इसको साम्य ऊर्जा, मूल ऊर्जा, और इसको पारदर्शी भी कहते हैं, पारगामी कहते हैं, बिकॉज इट पेनिट्रेट्स एवरी ऑब्जेक्ट, चाहे ट्रांसपेरेंट हो चाहे नॉट ट्रांसपेरेंट हो, चाहे दीवार हो, मानव का शरीर हो, चाहे कांच हो, चाहे पानी हो, हर जगह पर ये एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको पारगामी भी कहते हैं। और आप हमें देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं, हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको देख सकते हैं,
इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि ये स्पेस जो है ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ तक हमने देख लिया यूनिट्स जिनकी सीमित आकार होती है, क्रियाशील होते हैं, स्वनियंत्रित होते हैं, ऊर्जा संपन्न होते हैं और परस्परता की पहचान और निर्वाह करते हैं। दे रिकॉग्नाइज एंड दे एग्जिबिट देयर डेफिनेट कंडक्ट। अब इसको हमने दो भाग में बांट दिया। एक हो गया जड़ इकाई यानी गठनशील परमाणु जिसको कहते हैं, दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और एक होता है कॉन्शियस यूनिट्स यानी चैतन्य परमाणु जिसको हम कहते हैं गठन पूर्ण, यानी ये कंप्लीटनेस को प्राप्त कर चुके हैं। और ये चैतन्य परमाणु जो है, चैतन्य सत्ताएं, चैतन्य वास्तविकता जो है, ये गठन को यानी कंप्लीटनेस को प्राप्त कर चुके रहने के कारण फर्दर और इसके अंदर में कोई कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। जहां तक इसके पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पहुंच जाती है वहीं पे ये गठन पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद में फिर इसके अंदर में कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट नहीं होती है। दैट इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन ऑफ पैसन। जब तक वो पॉइंट नहीं पहुंच पाती है यानी हम प्राप्त नहीं किए हैं, तब तक हम गठनशील अवस्था में ही रहते हैं, यानी टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड कंप्लीटनेस प्रोसेस हम आगे बढ़ते रहते हैं, यात्रा चलती रहती है। तो मेटेरियल यूनिट्स क्षणिक होते हैं और कॉन्शियस यूनिट्स निरंतर होते हैं जिसका मृत्यु नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होता, जिसको पानी डुबा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती और जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकती। ये भी श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। और हम ही वो इकाई है, यूनिट है, जो इस मानव शरीर को संचालन करती रहती है। तो मेटेरियल यूनिट्स आर टेम्पररी बट कॉन्शियस यूनिट्स आर कंटिन्यूअस। मेटेरियल यूनिट्स की विशेषता है कि ये आपस में रिकॉग्नाइज यानी पहचानते हैं और फुलफिल करते हैं, निर्वाह करते हैं। क्या निर्वाह करते हैं? अपनी अपनी आचरण को वो पहचानते हैं और अपने आचरण को दूसरी इकाई के साथ में किस तरह से आचरण करना है वो भी निर्वहन करते हैं। सो दे रिकॉग्नाइज एंड दे फुलफिल देयर डेफिनेट कंडक्ट। जैसे मैंने कहा कि लोहे में रस्टिंग होना, जंग लगना, या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम मिलकर एक H2O यानी वाटर की मॉलिक्यूल को बनाना, ये उनका रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। उसी तरह से कॉन्शियस यूनिट्स के अंदर में ये रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग तो है ही है। हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? हमारी शरीर जो है वो मेटेरियल यूनिट है, जड़ तत्व है, लेकिन हमारे अंदर जो चेतना है वो कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, फुलफिल करता है। उसके साथ साथ और दो एक्स्ट्रा फीचर भी है इसमें, नोइंग एंड एज्यूमिंग यानी जानना और मानना। एक एज्यूम भी करते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, भविष्य के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि हम कैसे जिए, क्या करें क्या ना करें, जो कि पशुओं के अंदर में नहीं होती है, पेड़ पौधे पदार्थ के अंदर में तो होता ही नहीं। तो ये है मानव अवस्था यानी चैतन्य सत्ताओं की सबसे बड़ी विशेषता। मेटेरियल यूनिट्स क्या होती है? इसमें फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर, मैं सभी को इंटीग्रेट करके बताने की प्रयास करता हूँ अभी। फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर की एडवांस चीजें। फिजिकल ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स को लेके बनी हुई रहती है, चाहे वो पदार्थ है, वस्तु है, धातु है, कोई भी एलिमेंट आप लें। और बायो ऑर्डर में क्या होती है? प्राण कोशाएं होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेल्स। कई सेल्स मिलके टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, कई टिश्यू मिलके मसल्स फॉर्मेशन करते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का या तो एनिमल बॉडी की संरचना। फिर बायो ऑर्डर में और क्या आती है? ट्रीज एंड प्लांट्स आते हैं यानी पेड़ पौधे। एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी, ये पशु और मानव का शरीर आती है बायो ऑर्डर में, क्योंकि इसके अंदर में प्राण कोशाएं होते हैं। और जैसे हमने पहले कहा कि इसके अंदर में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया चलती है, स्पंदन होती है। अभी तक हमने मेटेरियल यूनिट्स की बात कही, आप हेडिंग में देख सकते हैं जो ब्लू बॉक्स में लिखा, ये है जड़ यानी गठनशील इकाई। इसमें सेल्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी। ये एनिमल ह्यूमन बॉडी की बात जब हो रही है तो इसमें आप चेतना को ना जोड़े। यहाँ पर अभी चेतना की बात नहीं हो रही है, वो आगे चल के होने वाला है। फर्दर टाइमिंग आप इतना समझे कि ये चीजों के अंदर, प्राण कोशाओं के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, मनुष्य और पशु के शरीर के अंदर क्या होती है? प्राण कोशाएं होते हैं, स्पंदन होती है, श्वसन की क्रिया चलती रहती है, जो कि सिर्फ शरीर तक सीमित है। अब आगे चल के हम फिर उसमें चैतन्य शक्ति को भी डालेंगे, चैतन्य सत्ता का भी इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसके
एनालिसिस करें। ये बातें हमने कर लिया ऑलरेडी, उसी को छोटे अक्षर में बाएं तरफ रख दिया गया। देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटिंग। अब आइए कॉन्शियस यूनिट्स में क्या होती है। एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, ये दोनों अवस्था में दो वास्तविकताएं होती है। एक होता है उनके शरीर और दूसरा होता है शरीर को चलाने वाली एक प्राण ऊर्जा यानी चैतन्य शक्ति। तो एनिमल ऑर्डर की चैतन्य शक्ति एनिमल बॉडी के साथ जब इंटीग्रेट हो जाता है, अब ये रेड एरो मार्क से देख के समझ सकते हैं, पशु का शरीर में पशु का चैतन्य शक्ति जब प्रवेश करती है तो दैट एक्चुअली गेट्स मैनिफेस्टेड एज ए कंप्लीट एनिमल। पशु की अभिव्यक्ति दो वास्तविकताओं के लेके होती है। एक होता है पशु का शरीर जो कि जड़ पदार्थों से बनी हुई है, मटेरियल यूनिट से बनी है, और उसको चलाने वाला एक जीव सत्ता होती है, प्राण शक्ति होती है। इसको हम चैतन्य शक्ति कहते हैं, कॉन्शियस यूनिट, जो कि इनविजिबल है, हमारी ये चमड़ी की आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसकी वास्तविकता को हम पहचान सकते हैं। उसी तरह से मानव का जो शरीर है उसको भी चलाने के लिए एक मानव का भी चैतन्य शक्ति होती है। दोनों कॉन्शियस यूनिट्स है। एनिमल ऑर्डर के लिए भी एक कॉन्शियस यूनिट की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन बॉडी के लिए भी एक कॉन्शियस यूनिट की जरूरत पड़ती है। लेकिन समझने की बात यह है कि एनिमल ऑर्डर की जो कॉन्शियस यूनिट है और ह्यूमन ऑर्डर की जो कॉन्शियस यूनिट है, दोनों की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है, दोनों की लेवल ऑफ एलिवेशन अलग अलग होती है, दोनों की समझने की ताकत अलग अलग होती है, दोनों की पावर ऑफ इमेजिनेशन अलग अलग होती है, दोनों की पावर ऑफ एनालिसिस एनालिटिकल स्किल, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की स्तर भिन्न भिन्न होता है। अब यही ज्ञान क्रियापूर्णता को हमेशा प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है शून्य के अंदर में होने के कारण। हमने पहले भी कहा कि कॉन्शियस यूनिट्स और मेटेरियल यूनिट्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं शून्य के अंदर, और शून्य हमेशा क्रिया शून्य रहता है। लेकिन क्रिया शून्यता होने पर भी वो सारी यूनिट्स को क्रियाशील बनाए रखने में पर्याप्त होता है, सक्षम होता है। इसीलिए हर यूनिट, हर चेतन शक्ति क्रियापूर्णता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की प्रयत्न करती रहती है। इसलिए कॉमन तौर पे आप देखेंगे कि हर मानव के अंदर में एक उछल कूद करने की तमन्ना होती है कि हम और पढ़ें और सीखें और जानें और समझें। ये जो प्रयास है एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कॉन्शियस यूनिट इन द स्पेस। और ये क्रिया पूर्णता को वो आचरण पूर्णता के साथ यानी उसका रियल लाइफ में लिविंग में मैनिफेस्ट करने के लिए प्रयास करता रहता है, जिसको हम कहते हैं प्रमाण करना। ये क्रिया पूर्णता समय अनुसार आचरण पूर्णता के स्तर पे पहुंचता है, और आचरण पूर्णता के स्तर पे पहुंचने पर हम कहते हैं कि ये प्रमाणित हो गया। दैट मीन्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कॉन्शियसनेस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द रियल लिविंग। मनुष्य का जीवन क्रिया में ये प्रतिपादित होती है, प्रतिफलित होती है। यहाँ तक ठीक है? मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी हैवी लग रही होगी। थोड़ी सी चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड करें, पहुंच रही है बात या नहीं पहुंच पा रही है? इट इज वेरी साइंटिफिक, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। समझ में आ रही हो तो थोड़ा यस लिखें, या तो फिर डिफिकल्ट लग रही हो तो डी लिखें। हम समझ जाएंगे कि सब पहुंच रही है लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। अगर समझ में आ जाती है तो फिर यस लिखें। जी, चैट बॉक्स में थोड़ा रेस्पॉन्ड करेंगे। जी, यस अंडरस्टैंड, ओके। माला बहन यस, संयुक्ता बहन यस, ओके, वाह बहुत बढ़िया। सैला मैम, अश्विनी मैम जी लिख रहे हैं, जी मतलब गुड, ओके। जी मतलब हाँ जी, अच्छा, इंटरेस्टिंग बट टफ लैंग्वेज, अच्छा। लैंग्वेज टफ नहीं है, हम तो जितना हो सके सरल भाषा से समझाने की प्रयास करते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ये बात ऐसी है ना कि चैतन्यता की विकास, जैसे हम कल बात कर रहे थे, द एलिवेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। आज तक हम ये मानते थे कि हमारी शरीर ही सब कुछ है, और शरीर की देख रेख, शरीर का पोषण के लिए जितना भी सुविधा संग्रह करना, यानी एकुमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, हमें पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, और काइंड्स ऑफ लग्जरी एलिमेंट्स चाहिए, जो कि शरीर मूलक प्रयास है।
खुशी की तलाश हम करते हैं, लेकिन शरीर भित्तिक तलाश करते हैं, शरीर को केंद्र बना के हम तलाश करते हैं, इसलिए हमारी नजरिया उसी तरह तक सीमित रह गया। आज हम लोग जब कोशिश करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस लेवल को और थोड़ा सा एलिवेट करें, हाइटेन करें, उसको और एनरिच करें, हमारी चैतन्यता की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, मानव की चेतना जो है सबसे ज्यादा विकसित चेतना मानी जाती है पूरे कायनात में, उसके ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा तो लैंग्वेज डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है जो आपको लग रहा है। एक दो बार सुनेंगे तो आपको फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी, इसमें डरने की घबराने की कोई बात ही नहीं। और एक बार अगर आपको टच होता है ये चीजें, तो बी श्योर, क्योंकि हर मानव के अंदर में विचार करने की शक्ति है, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन। अगर मैं समझ पा रहा हूं तो आप भी समझ पाएंगे, आप भी समझ पा रहे हैं तो पूरी मानव जाति समझ पाएगी, क्योंकि हर मानव के अंदर में ये पावर ऑफ इमेजिनेशन है। फर्क बस इतनी सी है कि किसको जल्दी समझ में आएगा, किसको देरी से समझ में आएगा। किसी को एक जन्म में समझ में आ जाएगा, किसी को दो जन्म में समझ में आ जाएगा, किसी को 6 जन्म में समझ में आ जाएगा। मैं जन्म की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शरीर मरणशील है, और कॉन्शियस यूनिट जो है वो अमर है, इमोर्टल है। तो इस शरीर यात्रा में अगर हम समझ नहीं पाए तो हो सकता है कि अगले शरीर यात्रा में हमें समझ में आ जाए, लेकिन आना तो संभव ही है। बस डिपेंड करता है कि कितनी टाइम स्पैन हमें लगेगा। नेक्स्ट, अब ये इक्विलिब्रियम एनर्जी या मूल ऊर्जा को हम दो चीजों में देखते हैं, एक तो मटेरियल यूनिट्स और एक कॉन्शियस यूनिट्स में। अब यहाँ तीन तरह की एक्टिविटीज होती है पूरे स्पेस में, हमारी चारों तरफ में। और ये तीनों क्रियाएं क्या क्या होती है? एक होती है भौतिक क्रिया यानी फिजिकल एक्टिविटी, एक होती है रासायनिक क्रिया यानी केमिकल एक्टिविटी, तीसरी होती है जीवन क्रिया जो कॉन्शियस एक्टिविटी। आज तक साइंस की जो खोज है वो फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज तक सीमित है। कॉन्शियसनेस की जो क्रियाएं होती है जीवन क्रिया बोलते हैं। चेतना की जो क्रियाएं हैं आज तक साइंस उसके ऊपर रिसर्च कर ही रही है, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, ठोस चीजें कुछ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। वैज्ञानिक वालों को खोज अभी जारी है। साथ साथ हम चार अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा कर लिए। क्या क्या है? पदार्थ अवस्था यानी मेटेरियल ऑर्डर, प्राण अवस्था यानी बायो ऑर्डर, जीव अवस्था यानी एनिमल ऑर्डर, और ज्ञान अवस्था यानी ह्यूमन ऑर्डर। और लास्ट को हमें ये भी देखेंगे कि ये जो एक मूल ऊर्जा में ऊर्जित ये जितने सारे यूनिट्स है और ये चार अवस्थाएं हैं, ये अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ये वेरी वेरी ब्यूटीफुल फेनोमेनन है। आपने जिंदगी में ना जाने कितनी साइंस पढ़ी होगी, कितने एनालिटिकल स्किल आपके पास होगी, ना जाने कितनी फिलोसफी पढ़ाई की होगी, ना जाने कितनी स्पिरिचुअल लिटरेचर आपने पढ़ाई किया होगा। बस यही स्क्रीन की एक बात थोड़ा सा समझने की प्रयास करें, अटेंशन के साथ सुने। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आई एम श्योर कि आपके दिल को टच करने वाली। मैं कहानी की तरह इसको बोलूंगा और आपको समझ में आ ही जाएगा, यह हमारी उम्मीद है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। नंबर 1, एक्सप्रेशन के बाद हम यहाँ ठहरे हुए थे, अभिव्यक्त कैसे करते हैं। नंबर 1, मूल ऊर्जा। यहीं से हम शुरू करते हैं। नंबर 1 क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित होकर जड़ इकाइयां यानी मेटेरियल यूनिट्स भौतिक क्रिया के द्वारा पदार्थ अवस्था में क्रियाशीलता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं रिपीट करता हूँ। मूल ऊर्जा यानी स्पेस में उपस्थित होने के कारण, स्पेस में डूबे भीगे घिरे हुए होने के कारण, इक्विलिब्रियम एनर्जी से एनर्जाइज्ड होने के कारण, मूल ऊर्जा से ऊर्जित होने के कारण मेटेरियल यूनिट यानी जड़ इकाइयां भौतिक क्रिया के द्वारा, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, जो कि धरती के अंदर परिवर्तन होती है। जैसे हमारी कोयला बनता है सालों साल, सेंचुरी सेंचुरी के बाद में धरती के नीचे में जो परिवर्तन होती है वो भौतिक परिवर्तन होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, रूपांतरीकरण होती है पदार्थ अवस्था में। तो मैंने क्या कहा? मूल ऊर्जा में ऊर्जित होकर जड़ इकाइयां भौतिक क्रिया के द्वारा पदार्थ अवस्था के माध्यम से क्रियाशीलता के रूप में प्रकटन होते हैं। क्रियाशीलता यहाँ पर क्या होती है? हर वस्तु के अंदर में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होती है और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो उसके अंदर में मूवमेंट्स होती है, गतिशीलता रहती है। क्या गतिशीलता? इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती रहती है, भले वो हमें खाली आंख से दिखती नहीं है, लेकिन वो निरंतर चलती रहती है। तो मैं फाइनली और एक बार बोलता हूँ, मूल ऊर्जा से ऊर्जित होकर जड़ इकाइयां
भौतिक क्रिया के द्वारा पदार्थ अवस्था में क्रियाशीलता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। हम जड़ तत्वों से शुरू किया और फाइनली हम मनुष्य तक पहुंचेंगे, ज्ञान अवस्था तक पहुंचेंगे, और बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रोग्रेस होता रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होकर चैतन्य इकाइयां। अब हम चैतन्य इकाइयों को हाईलाइट कर रहे हैं, कर्सर आप देख सकते हैं। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होकर चैतन्य इकाइयां रासायनिक क्रिया के द्वारा प्राण अवस्था में यानी पेड़ पौधों में स्पंदनशीलता के रूप में प्रकटन होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। पल्सेशन, क्या कहा मैंने? मूल ऊर्जा से ऊर्जित होकर चैतन्य इकाइयां रासायनिक क्रिया के द्वारा प्राण अवस्था प्राण अवस्थाओं में पेड़ पौधे वनस्पतियों में स्पंदनशीलता के रूप में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट, मूल ऊर्जा से ऊर्जित होकर चैतन्य इकाइयां जीवन क्रिया के माध्यम से, दिस इज द कॉन्शियस यूनिट, जीवन क्रिया के माध्यम से जीव अवस्था के अंदर यानी पशु पक्षियों के शरीर के अंदर संवेदनशीलता के रूप में प्रकट होते हैं। इसको सेंसिटिविटी मानी गई। संवेदनशील क्या है? हम जैसे देखते हैं कोई पशु है, अ, अ, माता पशु है और उसका बच्चा जब उसके पास आता है तो माँ क्या करती है, उसको अपने पास लेती है, दूध पिलाती है। दिस इज ए सेंसिटिविटी ऑफ द एनिमल्स, है ना। उसके अंदर में जीवन क्रिया यानी कॉन्शियस यूनिट होने के कारण, चैतन्य शक्ति होने के कारण वो अपने बच्चे को पहचान पाती है। बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे को नरिशमेंट देना, बच्चे की सुरक्षा करना, इस तरह की जो अप्रोच है, रेस्पॉन्स है, इसको हम कहते हैं संवेदनशीलता। आपने देखा होगा, रोड क्रॉस करते हुए कोई अगर कुत्ता है, कुत्ता का बच्चा अगर रोड एक्सीडेंट में मर गया, छोटा सा बच्चा हो, और उसकी मदर जो है कुत्ती, उसको देख के वो सड़क पे बैठी रहती है, उस बच्चे के पास में बैठी हुई रहती है और उसके आंखों से पानी टपकता रहता है। अब वो रोती है कि नहीं रोती है वो तो अलग बात है, हम उसको कहते हैं कि वो उसके अंदर में उस तरह की सेंसिटिविटी है, द अटैचमेंट टुवर्ड्स द बेबी, टुवर्ड्स द चाइल्ड, टुवर्ड्स द किड। तो ये पशु होने पर भी उसके अंदर में जीवन क्रिया होने के कारण जीव अवस्था में ये सेंसिटिविटी हमें दिखाई पड़ती है। मनुष्य के अंदर में भी ये सेंसिटिविटी है, लेकिन उस वो एक स्टेप और आगे चल जाती है, जिसको हम कहते हैं कल्पनाशीलता। इसके बारे में अभी हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है, मूल ऊर्जा से ऊर्जित होकर, इक्विलिब्रियम एनर्जी से एनर्जाइज्ड होकर कॉन्शियस यूनिट्स जीवन क्रिया के माध्यम से ज्ञान अवस्था यानी मानव के अंदर में कल्पनाशीलता के रूप में प्रकट होती है, अभिव्यक्त होते हैं। यानी पावर ऑफ इमेजिनेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द ह्यूमन बींग्स। किसके कारण होती है? ज्ञान अवस्था में होती है। किसके कारण? ये जीवन क्रिया के कारण होती है। और ये जीवन क्रिया किससे आती है? चैतन्य शक्ति के कारण आती है। और ये चैतन्य शक्ति कहाँ से उपलब्ध होती है? एनर्जाइज होती है, ऊर्जित होती है, मूल ऊर्जा से ऊर्जित होती है, दैट इज इक्विलिब्रियम एनर्जी। तो ये स्लाइड हम आपके साथ में शेयर कर लेंगे, आप दोबारा इसको देखेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। समय हो चला है, हम थोड़ी देर में इसको पूरा कर लेंगे। तो स्पेस ना एक है ना अनेक है, क्योंकि इसकी बाउंड्री नहीं है, वी कैनॉट काउंट इट। असीम है, पारदर्शी है, निराकार है, अनंत है, अंतहीन है, सत्य है क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है, नोबडी कैन चेंज इट। अखंड है, पूर्ण है, अप्रभावित है, वी कैनॉट चेंज इट, अप्रभावित। अद्वितीय है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नित्य है, कल भी था, आज है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। अनादि है, और ये सूक्ष्मतम ऊर्जा है। ये बुद्ध है क्योंकि इसको समझा जा सकता है, कल्पनाशीलता के द्वारा, ज्ञान अवस्था के द्वारा इसको समझा जा सकता है। ये ओमनी प्रेजेंट है, यानी सर्वव्यापी है, पारगामी है, मूल ऊर्जा है, साम्य ऊर्जा है, निरपेक्ष ऊर्जा है। दीज आर द स्पेशलिटीज ऑफ स्पेस, जिसके ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ना जाने बचपन से हमने चारों तरफ ये वायुमंडल को देख तो रहे हैं, लेकिन वायुमंडल के अंदर में इतनी सारी महिमाएं हैं, और इसी के अंदर में इतनी अक्षय शक्ति है, ऊर्जा भरा है, और सारी ऊर्जाओं के ही असीम स्रोत है। इसके ऊपर हमने कभी ध्यान तो नहीं दिया, पढ़ाई नहीं किया, अभी इसके ऊपर में कभी अटेंशन भी नहीं दिया, सोचा भी नहीं हम। और इसी के कारण ही आज हम वो है जो हम बन पाए हैं, चाहे वो हमारी शारीरिक विकास हो, चाहे हमारी बौद्धिक विकास भी क्यों ना हो। अब मेटेरियल यूनिट्स और कॉन्शियस यूनिट्स, इसमें ये आपस में नियम से
संचालित हो रहे हैं, नियंत्रित हैं और संतुलित भी है। ये प्रकृति के नियम से गवर्न्ड है। दे आर हैविंग देयर ओन डेफिनेट कंडक्ट, दे आर एक्टिंग इन कंटिन्यूएशन, यानी नियंत्रित है, निरंतर नियंत्रित है और हमेशा संतुलित है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी जो सोलर सिस्टम है, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, जिसका डायमेंशन को आप आकलन नहीं कर सकते, उनका वेट, उनके जो डायमीटर, और जो आपस में इतनी दूरी पर वो लोग निश्चित एक ऑर्बिट से, प्री डिफाइंड ऑर्बिट से, ना जाने उसकी मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो कैन नॉट इमेजिन। साइंस कहती है, इंटरनेट में आप सर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे, एक एक प्लैनेट, चाहे हमारी पृथ्वी एक प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट, एक एक प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में 72 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी 72 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रही है। ये एक एक प्लैनेट की जो वेग है, स्पीड है। अब सोचने की बात यह है, अगर 9 प्लैनेट्स है और अपने अपने निश्चित ऑर्बिट में वो लोग रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, कभी कोई प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ में टक्कर खाने की बातें आज तक हमने नहीं देखी, नहीं सुनी। That means they are so automatically organized। इतनी हाई स्पीड होने के बावजूद भी वो लोग कभी अपनी डेफिनेट कंडक्ट से हट के बिहेव नहीं करते। दे आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर आल्सो गवर्न्ड एज पर द नेचुरल लॉ। इसी को दिखाया गया कि नियम, नियंत्रण और संतुलन में वो लोग चलते रहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑर्डर के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। फिजिकल ऑर्डर, जो कि सॉइल, मेटल वगैरह होती है, इनकी विशेषता होती है कि ये फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, यानी रचना विरचना होती रहती है, इसका निर्माण होता है और ये निर्माण से फिर विघटित होकर मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। और इनकी विशेषता ये भी है कि हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, इनका अस्तित्व होता है फिजिकल ऑर्डर का। ये कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन की ओर चले जाते हैं, हमेशा निर्मित और विनिर्मित होते हैं, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होते हैं, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर ये बने रहते हैं। फिर आती है बायो ऑर्डर। बायो ऑर्डर में प्लांट्स, ट्रीज वगैरह आते हैं। इसमें क्या एक्टिविटीज होती है, क्रियाएं, फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होती है, साथ में रेस्पिरेशन यानी स्पंदन की क्रिया भी जुड़ जाती है, जो हमने पहले देखा। उसके साथ में ये एग्जिस्ट भी करते हैं, उसके साथ में विकास भी होती है, सेल की ग्रोथ होती है। फिर क्या होती है, ये नर्चर भी कर सकते हैं, वर्सन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये प्लांट्स एंड ट्रीज को जो नर्चरिंग एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, अगर उचित मात्रा में दी गई तो ये पोषण करेंगे, अगर उचित मात्रा में नहीं दिया गया तो वो स्थिति को खराब करेंगे, पोषण करेंगे। ये इनकी विशेषता है। और ये सीड बेस्ड होते हैं, यानी बीज से ही इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैरी फॉरवर्ड होती है, इनहेरिटेंस यानी वंशानुसंगी। फिर एनिमल ऑर्डर में क्या होती है, एनिमल पार्ट्स होती है, इनके अंदर में फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन भी होती है, स्पंदन की क्रिया भी होती है, A1 A2। उसके साथ में इनको एक शरीर भी मिला रहता है। शरीर के साथ साथ ये सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग, यानी चुनना, चयन करना और आस्वादन करना, ये सेल्फ में होता रहता है। क्योंकि एनिमल पार्ट के अंदर में शरीर के साथ साथ एक सेल्फ यानी चैतन्य शक्ति भी उपलब्ध होता है। इनकी एक बड़ी होती है और बड़ी के साथ में हमेशा जीने की एक तमन्ना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं विल टू लिव। ये शरीर विनाशशील है, लेकिन शरीर के अंदर में जीने वाली जो सत्ता है, सेल्फ है, जिसको जीवन क्रिया हम कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके अंदर में हमेशा जीने की चाहत रहती है। आप एक बकरी को अगर कोई मारता हुआ, काटता हुआ देखेंगे तो बकरी छटपटाती रहती है। कोई चिड़िया को आप पकड़ने जाएंगे तो वो भागने की कोशिश करती है। कोई भी एनिमल्स और बर्ड्स को आप देखें, किसी भी तरह की जानवर, पशु को आप देखें, हमेशा उनके अंदर में जीवन जीने की एक प्रेरणा जागृत रहती है, हमेशा। वो कभी मरना नहीं चाहते। कोई उसी तरह से मानव के अंदर में भी होता है। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं, बॉडी के साथ में भी होती है। और ये 2 तरह के एनिमल्स देखे जाते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स। एक होते हैं क्रूर पशु और एक होता है अक्रूर पशु, जैसे नॉन क्रूएल और क्रूएल। इस तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये चेतना में दिखी जाती है। और ये ब्रीड बेस्ड होते हैं, यानी वंशानुसंगी होते हैं। बच्चा पैदा करके ही ये कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। और लास्ट को है ह्यूमन ऑर्डर। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा क्रिटिकल आप कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स। कैसे,
एक तो इनके अंदर में A1 + A2 है। A1 में क्या है, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन। A2 में क्या है, रेस्पिरेशन यानी स्पंदन की क्रिया भी होती है। और उसके साथ साथ शरीर भी होता है। शरीर के साथ साथ एक सेल्फ भी होता है, यानी चैतन्य शक्ति होती है, कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस के अंदर में ये सारे गुण होते हैं, इमेजिन करना यानी कल्पना करना, एनालाइजिंग करना, कंपेयर करना, तुलन करना, सिलेक्ट करना चयन, और टेस्टिंग मतलब आस्वादन। इतनी सारी क्रियाएं हैं जो कि ह्यूमन सोल के अंदर में उपलब्ध होता है। फिर ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड कैसे होते हैं, इनेटनेस इनकी, एक तो A1 और B1 और B2 में क्या है, एग्जिस्टेंस यानी इनकी शरीर की अस्तित्व होती है। और B2 में क्या होती है, ग्रोथ होती है, शरीर का विकास होती है, प्राण कोशिकाओं की विकास होती है। और इसके साथ में जो सेल्फ यानी चैतन्य शक्ति है, इसके अंदर में हमेशा जीने की चाहत तो होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ जुड़ गया, विल टू लिव विथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस की कंसेप्ट पशु पंछियों के अंदर में देखी नहीं जाती, पेड़ पौधों के अंदर में देखी नहीं जाती। इट इज ओनली द ह्यूमन बींग जिसके अंदर में जीने की चाहत तो है, लेकिन सिर्फ जीने की चाहत नहीं है, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा फ्लेवर भी जोड़ दिया गया, वो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस के साथ जीने की चाहत। इसलिए मनुष्य हमेशा छटपटाते रहता है कि हमें शांति कहाँ से मिले, हमें सुख कहाँ से मिले, कैसे मिले। और ये जो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस की जो परंपरा है, इसको हम वंशानुसंगी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई माँ बाप सुखी है तो उनके बच्चे भी सुखी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। माँ बाप वेजिटेरियन है तो बच्चे भी वेजिटेरियन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। माँ बाप अगर बहुत अच्छे ज्ञानी गुणी है, वाइज पर्सन है, तो बच्चे भी वाइज होंगे, ऐसे जरूरी नहीं है। इसलिए ह्यूमन बींग का स्पेशलाइजेशन है कि उनको एजुकेशन संस्कार के द्वारा उनके अंदर में जो कंडक्ट है उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, अफेक्ट किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा यहीं पे रखते हैं। और ये जो स्लाइड है ये फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर की कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, हम ये शेयर कर लेंगे आपके साथ में, आप इसको पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये कुछ उदाहरण सिर्फ है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो हमेशा घास ही खाते हैं, गाय हमेशा घास ही खाती है, और शेर हमेशा मांस ही भक्षण करता है। शेर को आप मारे पीटे तो भी वो घास नहीं खाएगा, और गाय को आप मारे पीटे तो भी वो मांस भक्षण नहीं करेगा। ये उनका निश्चित आचरण है, ये ब्रीड बेस्ड बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक है हम कह सकते हैं। तो इस तरह से मानव का जो आचरण है, क्या उसको हम ब्रीड बेस्ड कह सकते हैं, पॉसिबल है? अगर फादर वेजिटेरियन है तो चाइल्ड भी वेजिटेरियन होगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। इफ मदर इज वाइज, चाइल्ड भी वाइज होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स इलिटरेट है लेकिन बच्चा इंजीनियर हो गया, ये संभव है। मतलब दीज आर द एक्सेप्शंस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसीलिए बॉडी ऑफ द चाइल्ड में हैव सिमिलर फीचर्स एज पेरेंट्स, जो कि ब्रीड बेस्ड ऑन ब्रीड, अगर कोई टॉल है यानी डेंगा है, काला है, कॉइल्ड घुरालो बाल है, इस तरह का फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वो पेरेंटल हो सकती है, पेरेंट्स से संबंधित हो सकती है। लेकिन कंडक्ट जो है वो पेरेंट्स से ही कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्टली देखा जाता है कि ये कंडक्ट एक्सटर्नल एजुकेशन के माध्यम से ही, बिहेवियर से ही बच्चे को प्राप्त होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं एजुकेशन संस्कार। अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, तब तो हमारे बच्चे अच्छे संस्कार सीखेंगे ही। अदरवाइज वही सीखेंगे जो आज की दुनिया में नजर में आ रही है। ये कहाँ तक फ्रूटफुल है, कहाँ तक इफेक्टिव है, कहाँ तक समाज को अच्छी दिशा देने वाला है, ये सोच विचार करने की बातें हैं। यहाँ पर बताया गया कि द लॉ ऑफ नेचर आर नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस ओनली स्टडी इट टू अंडरस्टैंड। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आर्किमिडीज लॉ ऑफ बुयांसी है, ये सारे लॉज जो है ना, ये पहले से भी एग्जिस्ट करते थे, इस दुनिया में थे, प्रकृति में थे। मनुष्य ने इसको स्टडी किया, समझने की कोशिश किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मनुष्य ने ही ये लॉ को बनाया। भले हम इसको थ्योरी में देखते हैं, लिखते हैं कि न्यूटन्स लॉ, लेकिन न्यूटन्स का लॉ नहीं है, न्यूटन ने लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ को स्टडी किया, समझा। तो एग्जिस्टेंस इज फुली ऑर्गेनाइज्ड एंड एब्सोल्युटली सिस्टमैटिक। ह्यूमंस नीड टू स्टडी थरोली फॉर ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ इतनी सी बात कही जा रही है कि प्रकृति में जो नियम है, जो सिस्टम है, उसको हम समझे या ना समझे, प्रकृति को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति को तो तभी फर्क पड़ेगा, हमारी ना समझी के कारण हम जो प्रकृति के ऊपर में दोहन शोषण कर रहे हैं,
हमारी जो निगेटिव अप्रोच है, निगेटिव बिहेवियर है प्रकृति के ऊपर, उसको तब फर्क पड़ेगा। और फर्क उसको क्या पड़ेगा? फर्क तो हमें ही पड़ेगा, मानव को ही पड़ेगा, क्योंकि मानव ही प्रकृति के ऊपर में जीवन जीता है। कोरोना काल जो सबसे अच्छा एविडेंस है कि जब 2 साल तक लगभग हमारी ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन सब कुछ ठप हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम ही बंद हो गया, तो सर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुई कि जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं और मतलब हुष्ट पुष्ट होने लगे, और जो जंगल की जो जानवर है, कई मोर तो सड़क पे आ गए, हिरन भी सड़क सड़क में आ गए, और बहुत बढ़िया से प्रकृति अपने को ग्रो करने लगी, और बढ़िया से वो खुशहाली से अपने आप को फलीभूत करने लगी, नर्चर करने लगी। तो इट इज द ह्यूमन बीइंग जो कि हमेशा अपनी निगेटिव इंटरवेंशन के कारण प्रकृति का नष्ट विनष्ट कर रहा है। अदरवाइज प्रकृति तो हमेशा चारों ऑर्डर को, फिजिकल ऑर्डर, बायो ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर को कंटिन्यूअसली नॉर्चर करने के लिए और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार रहती है। तो जितने भी हमारी स्लोगन है, सेव ट्रीज, सेव टाइगर, सेव काउ, सेव आर्थ, सेव प्लानेट, सेव गर्ल चाइल्ड, बच्ची बचाओ, नदी बचाओ, जो भी हमारी स्लोगन है, ये स्लोगन किससे बचाने के लिए स्लोगन है? यही सबसे बड़ी बात है। मानव का ही स्लोगन है, लेकिन बचाने वाला भी मानव है। मानव ही ये सारी चीजों की सत्यानाश कर रही है, चाहे वो धरती हो, चाहे वो प्लानेट हो, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, चाहे वो नदी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो। मनुष्य ही सबसे बड़ा खतरनाक सत्ता ऐसे निकली जो कि पूरे कायनात को नष्ट भ्रष्ट करते जा रहा है। तो क्या बचाएं, क्या नहीं बचाएं और किससे बचाएं, यही सोच समझने की बात है। यहाँ पर ये रिलेशनशिप के ग्रेडेशन दिखाया गया। HP मतलब ह्यूमन बीइंग वन, HP2 मतलब ह्यूमन बीइंग टू। और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड सेल्फ। शरीर और चेतना ये दोनों का संयुक्त स्वरूप है। ये HP2 ह्यूमन बीइंग टू, ये भी बॉडी और सेल्फ का एक संयुक्त स्वरूप है। और दूसरी जगह पे यहाँ दिखाया गया, ये भी HP1, HP2, बॉडी और सेल्फ, बॉडी और सेल्फ। लोएस्ट ग्रेड और हाईएस्ट ग्रेड की रिलेशनशिप, आपसी संबंध मधुरता के साथ होगी या कड़वाहट के साथ होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर ये बॉडी टू बॉडी रिलेशनशिप है, हमारी समझ, हमारी भाव का जो एक्सचेंज ऑफ आवर इमोशंस बॉडी टू बॉडी है बेसिकली, तो फिर ये लोएस्ट ग्रेड ऑफ रिलेशनशिप कही जाएगी, जिसमें ज्यादातर हमारे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना पैदा होती है, बॉडी रिलेटेड एस्पेक्ट्स पैदा होती है। और हाईएस्ट ग्रेड की रिलेशनशिप उसको मानी जाती है जो सेल्फ टू सेल्फ होती है, यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाया गया। यानी हम भाव को आदान प्रदान करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। बॉडी इज देयर, लेकिन बॉडी एक्ट्स जस्ट एज ए टूल, एक साधन के रूप में, सेल्फ के नियंत्रण में, सेल्फ के जुरिस्डिक्शन में, सेल्फ के थॉटफुल डिसीजन में नियंत्रित होती है। इसके इसीलिए हम इसको हाईएस्ट ग्रेड ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान में, श्रीमत में भी हमेशा बाबा हाईलाइट करते हैं कि द रिलेशनशिप इज बिटवीन द सेल्फ एंड सेल्फ। सोल टू सोल कनेक्शन होना चाहिए, आत्मिक संबंध होनी चाहिए। जब तक हम सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में रहते हैं, तब तक हम सारे प्रकार की माया की जो अवरोध है, निगेटिविटीज है, इल्यूशंस है, उससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ रहते हैं। और जब हमारी बड़ी कॉन्शियसनेस की स्टेट आती है, तब हम फिर इसके चपेट में आ जाते हैं। तो जितने भी हम एडवांसमेंट की, प्रोग्रेस की नारा दें, सहवार, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कमाल करके दिखा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे हाथ में आ चुकी है, RTI एक्ट हमने एनैक्टमेंट कर लिया, वुमेन एम्पावरमेंट कर लिया, स्पेस रिसर्च कर लिया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी बना ली, G20 की सम्मेलन भी कर लिया। सब कुछ करने के बावजूद भी बुर्ज खलीफा भी बना दिया, अब ये दूसरी बुर्ज खलीफा बनने की विचार हो रही है। अब ये इतने सारे एडवांसमेंट की निशानी आप नजर में रखें, फिर भी despite all our noble efforts, the emptiness inside will persist and continuous happiness cannot be experienced until we elevate our level of consciousness। मानव चेतना की जब तक विकास नहीं होती है, तब तक हमारी खोज, निरंतर सुख के साथ जीने की जो खोज है, वो खोज में ही रहता जाएगा, और हमें कभी भी कंप्लीट हैप्पीनेस की महसूसता नहीं हो सकती है डिस्पाइट ऑल आवर इनिशिएटिव्स एंड एडवांसमेंट्स। तो ये तीन चीजें, तीन लेवल होती है। इसी के साथ ही हम इसको वाइंड अप करेंगे। इसके पहले हमने बात किया था इनसेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी की। एक होती है संवेदनहीनता
और संवेदनशीलता, ये दोनों में क्या अंतर है? ये बेसिक फैक्टर्स है। फिजिकल फैसिलिटीज आर फॉर मी, मेरे लिए ही ये सारे सुविधाएं हैं। ये जिसको आप कह सकते हैं कि दिस वन काइंड ऑफ सेल्फिशनेस। फिजिकल फैसिलिटी मतलब सुविधा की संग्रह, और सेंसिटिविटी मतलब फिजिकल फैसिलिटीज आर फॉर माई फैमिली। यही नजरिया से लोग काम करने लगते हैं कि जितना भी सुविधा संग्रह करनी है सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे परिवार के लिए है। मेरे परिवार मतलब मेरे भाई बंधु, ब्रदर सिस्टर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, उतना ही हम लोग अक्सर करके परिवार समझते हैं। और इससे एक लेवल और जब हम चलते हैं, हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की और एडवांसमेंट होती है, एलिवेशन होती है, उसको हम कहते हैं अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी। ऑल फिजिकल फैसिलिटीज आर फॉर द ह्यूमन सोसाइटी एट लार्ज, मानव समाज के लिए ये सारी चीजें है, और मैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा कर सकता हूँ। ये तीन लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस तक हमने शायद बचपन से लेकर आज तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखा है, सुना है, पढ़ा है, महसूस भी किया है। और आज चौथा लेवल की बात हम कर रहे हैं, दिस इज माइंडफुलनेस, और कॉग्निजेंस भी कहते हैं, जिसको संचेतनशीलता या संज्ञानशीलता की उपाधि दी गई है। और इसको बड़े बड़े मनोविज्ञानियों ने प्रयास किया इसको प्राप्त करने के लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन प्रयास अभी भी जारी है। कुछ ऐसे गिने चुने लोगों का कहना है कि हम इस लेवल को प्राप्त किए हैं, एंड दैट इज द पीक लेवल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट द बॉडी बट कॉन्शियसनेस। फिजिकल फैसिलिटी इज नॉट सेम एज हैप्पीनेस। सुविधाओं से सुख की तलाशी सबसे बड़ा भ्रम है। सुविधा ही सुख है, ये जो मान्यता है यही सबसे बड़ा भ्रम है मानव जाति का। I am living in perfect complementarity with the whole existence. This is the basic truth, fundamental truth. इसी को हमें अपनाने पर ही प्रकृति के साथ हम सकारात्मकता के साथ, कंप्लीमेंटरिटी के साथ, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड कोऑपरेशन के साथ, हार्मोनी के साथ जी सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जब हम ये लेवल बाय लेवल, लोएस्ट लेवल संवेदनहीनता, जो कि शायद हमारे पास में आज नहीं है, हम उससे काफी बेहतर स्थिति में है, संवेदनशीलता, फिर उसके ऊपर अति संवेदनशीलता की एक स्थिति हो सकती है, एंड फाइनली द कॉग्निजेंस यानी संज्ञानशीलता, जिसको हम सचेतनशीलता भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है हम समय अनुसार एक्सप्लोर करेंगे अगले सेशन में। अब समय आगे हो चला है, हम वाइंड अप करने का पहले ये क्विज लिंक आपके साथ में शेयर कर देंगे, और हमारा से भी रिक्वेस्ट करेंगे किसी में काइंडली शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। ये कल का और आज का जो इनपुट है उसी से संबंधित ये 15 क्वेश्चन है, और इसमें कोई राइट या रंग नहीं है, पास और फेल भी नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ है। आप खुद करें और आपको खुद को भी इंस्टेंटेनियसली स्कोर देखने मिलेगा और आंसर भी देखने मिलेगा। आज का ये गर्ली गिफ्ट आपके लिए रहेगी। थैंकफुलनेस कल था, आज एक्सेप्टेंस का वरदान आपको हम दे रहे हैं। हम भी आपके साथ एक लर्नर है, को एक्सप्लोरर हैं, और हम भी ये दोनों को प्रैक्टिस करेंगे टिल द नेक्स्ट सेशन। थैंकफुलनेस और एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने की कला। जो जैसा है वैसे ही हमारे लिए स्वीकार है। जो व्यक्ति मेरे पास है वही व्यक्ति मेरे लिए खास है। जो मुझे प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। जो भी मेरे परिवार के सदस्य है सभी को मैं खुशी खुशी स्वीकार कर सकता हूँ। मेरा किसी के प्रति किसी भी तरह की विरोध भाव नहीं है। आई कैन लिव इन हैप्पीनेस, आई कैन लिव इन हार्मनी विद एनीबडी, एनी ऑब्जेक्ट एट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये दोनों चीजें आप अगले सेशन तक प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हम स्क्रीन शेयर को यहीं पे अंत करते हैं, और आपका पेशेंस के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एनी क्वेश्चंस, यू आर वेलकम टू आस्क। हमने 20-25 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, और आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी पेशेंस दिखाई, सहभागिता दिखाई, बहुत प्रॉम्प्टली हमें रेस्पॉन्स भी आपने दिया चैट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू माला दीदी प्लीज। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया बहुत वैल्यूएबल टाइम है, आपका हमसे ज्यादा वैल्यूएबल है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी इसमें फीडबैक फॉर्म भी अभी चैट बॉक्स में डाल दिया गया है, और क्विज का भी लिंक डाल दिया गया है, तो सभी देखेंगे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच।